हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग का पार्ट नंबर 2। तो कंट्रोलिंग के मीनिंग में हमने डिस्कस कर लिया था, उसके फीचर्स की बात कर ली थी, उसके इंपॉर्टेंस की बात कर ली थी, उसके लिमिटेशन की बात कर ली थी, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। यहां से केस स्टडी बनती है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इजीएस्ट मेथड से। फिर इसके बाद एक मैं और बताऊंगा आपको, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब आपको पता ही है, टू चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने प्लानिंग में सेट करा था उस चीज को चेक करना, क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, ज्यादा हो गया, कम हो गया या फिर बराबर है, ये सारी बातों को। ठीक है गाइस, तो स्टैंडर्ड्स कहां पर सेट करे जाते हैं, हमारे प्लानिंग करते समय। ठीक है ना। और एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां होती है, जब हम कंट्रोलिंग में करते हैं उस चीज को चेक। तो सबसे पहले क्या कहता है भाई, कहता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। प्रोसेस में सबसे पहले कहता है सेट करने पड़ते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, जो प्लानिंग में, तो विच में भी क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिक टर्म्स, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर, लीटर्स, मतलब जिसको चेक बराबर करा जा सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या हो जाता है, गुडविल हो गया, ठीक है ना, लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसको ही, इन दोनों ही बातों को सेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि उसको इस तरीके से चेक करा जा सकेगा या नहीं भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या, सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, प्लान। ठीक है ना, जो कि क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई? ओके सर। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद जो काम हो गया है एक्चुअल में, उसको क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये जो सोचा था, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो सोचा था, परफॉर्मेंस जो हुआ है, जो सोचा था, तो उसके बराबर। तो सबसे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल, वास्तविकता को जांचने के लिए हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फिर सैंपल चेकिंग। इन सारी चीजों को हम अप्लाई करते हैं जब वो एक्चुअल में काम हो जाता है, उसको चेक करने के लिए। तो सबसे पहला क्या करा हमने, स्टैंडर्ड सेट करे, फिर परफॉर्मेंस को मेजर किया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, जो हुआ है वो और जो सोचा था वो, इन दोनों को क्या करना, कंपेयर करना। बराबर आ गया तो वेल एंड गुड, ज्यादा भी आ सकता है ये और कम भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन और लेस देन हुआ तो हमें क्या करना होगा, उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन, ऊंच नीच, गड़बड़। तो फिर पहले स्टैंडर्ड सेट करे, परफॉर्मेंस मेजर करी, उन दोनों को कंपेयर किया, फिर उसके बाद क्या करना होता है, देखो अगर बराबर हो गया तो बात यहीं पर खत्म, अगर ऊपर नीचे है तो उस डेविएशन जो ऊंची नीचे आई उसको एनालाइज करना। तो क्या, एनालाइजिंग डेविएशन। क्या करना, एनालाइजिंग डेविएशन। तो जो डेविएशन है तीन प्रकार से हो सकती है, या तो देखो पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव, या फिर जीरो। पॉजिटिव क्या है, मैंने सोची थी 10 यूनिट, लेकिन हमारे यहां कितनी गई, 12। नेगेटिव में क्या, मैंने सोची थी 10 लेकिन आई कितनी, 8। जीरो में क्या, 10 की पूरी 10। तो ये तीन प्रकार के डेविएशन हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब डेविएशन को एनालाइज करने के लिए दो मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, देखो पहली बात तो ये, हमने प्लानिंग से काम शुरू किया, कंट्रोलिंग में पता लगा कि भाई सही नहीं हुआ, अब दोबारा काम दोहराओगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, सारी बातों को तो देखो भाई दोबारा से एक्सेस करना, चेक करना, ना ही तो इजी है ना ही इकोनॉमिकल है। ठीक है, नाइदर इजी नॉर इकोनॉमिकल। तो हम उस मोमेंट पर क्या रखते हैं, जितने भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैक्टर है, उस पर ध्यान देते हैं, जिसको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, जहां से अल्टीमेटली रिजल्ट मिलना था। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल उसको बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कर रहा था, कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, KRS। ठीक है, कहता अगर if anything goes wrong at these point, the entire organization has to suffer। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में बेसिकली क्या है कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ उसके ऊपर दोबारा से ध्यान दो। क्या पता यहां से ही दिक्कत हुई हो, जरूरी थोड़ी कि सारा काम ही गड़बड़ हुआ होगा। जहां इंपॉर्टेंट लगता है वहां पर दोबारा, तो उसको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, अल्टीमेटली सोर्स वहां से मिलना था। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करते हैं तो क्या होगा, एक तो हमारा क्या बचेगा, सेव टाइम, और दूसरे क्या, एफर्ट्स। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या करता है, सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स। दूसरा, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उनको बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करता है। तो दूसरा क्या करता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ठीक है। और एक और बात समझ सकते, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से क्या हो सकता है, ये हमारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स को फाइंड कर रहा है, तो उस पे क्या लिया जा सकेगा, टाइमली एक्शन, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को राइट ट्रैक पर ला सके। तो डेविएशन एनालाइज करते समय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो सोचा भी नहीं था वैसा हो गया। ठीक है, सोचे थे तो भाई 80 मार्क्स आ गए 90, ये भी एक्सेप्शन है। सोचे थे 80 आ गए 70, ये भी एक्सेप्शन है। तो भाई मैनेजमेंट एक्सेप्शन क्या कहता है कि हमने कंट्रोल तो सब कुछ करना चाहा, लेकिन जब देखा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और इसमें अंदर कहता है यहां पर सिर्फ उन बातों को ध्यान में रखा जाता है जो हमारी लिमिट के बाहर हो गई हो। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, इट मीन्स दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। करना तो सब कुछ चाह, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो thus only the important deviation which exceeds the prescribed limit, बताई हुई लिमिट को, should be brought to the notice of management। तो सारी बातों को नहीं ध्यान रखा जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को नजर में लिया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो अब डेविएशन क्या है, अब उसके ऊपर एनालाइज तो कर लिया, अब उसको सही भी करना पड़ेगा, तभी तो कंट्रोलिंग हो रहा है। तो अब क्या करें, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो अगर देखो सिग्निफिकेंट डेविएशन, बहुत ज्यादा डेविएशन है, जैसा सोचा नहीं था, तो वहां पर टेकिंग करेक्टिव एक्शन की क्या है, जरूरत है। लेकिन डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, तो वहां पर करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया गया, कैसे कैसे ये भी बताया मैंने, फिर कंपेयर किया गया एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंड, देन डेविएशन को एनालाइज किया गया, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, और उसको कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंस भी बताए आपको, सेव टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइमली एक्शन टू राइट ट्रैक पर लाया जा सके ऑर्गेनाइजेशन को, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जो सिग्निफिकेंट होगा तो लिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिया जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं कि जो हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट करे थे और कंट्रोलिंग में एक्चुअल हुआ, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो आइए चलो देखते हैं। तो ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सर चैप्टर तो कंट्रोलिंग चल रहा है, क्या प्लानिंग 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 करे, वही कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब क्या करी होगी, प्लानिंग। ठीक है, इन दोनों को, और प्लानिंग कर ली और कंट्रोलिंग ना करी तो प्लानिंग भी बेकार है। तो दोनों का ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशन है, तो उसी को बताने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले एक बात अगर आपने अभी ध्यान दी हो, मैंने एक पिछले प्रोसेस में SM कैट लिखा था, तो वो क्या था, एक निमोनिक था, लर्न करने का प्रोसेस। एस से क्या था, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एम से क्या था, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी से क्या था, कंपेयरिंग एक्चुअल विद द प्लान, ए से एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो अब आगे शुरू करते हैं, किसका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लान क्या था, सोचना, कंट्रोल क्या, उसको चेक करना। तो इन दोनों का रिलेशन क्या कह रहा है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड भी है एक दूसरे से, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, और एक दूसरे के बिना क्या है, कुछ है भी नहीं। कैसे, क्योंकि कंट्रोलिंग कब होती है, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग हुई होगी तभी तो उस चीज की कंट्रोलिंग करोगे, जब स्टैंडर्ड सेट हुए होंगे तभी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। यस, चलो ये बात समझ में आ रही। दूसरा, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। आपने प्लानिंग तो करी लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करा, चेक नहीं करा, स्टैंडर्ड तो सेट करे बट उस काम को चेक नहीं करा, तो वो क्या है, यूजलेस है। प्लानिंग किस काम की, किसी भी काम की नहीं। तो आप इस बात को इस डायग्राम के माध्यम से बना सकते हैं, प्लानिंग एक्शन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग पीछे एक्शन हुआ था प्लानिंग के बेसिस पर, तो प्लानिंग का रिलेशन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्लानिंग। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो पहली बात समझ में आई, बोथ आर इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट। दूसरा कह रहा है बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग, ध्यान देना, बैकवर्ड लुकिंग मतलब पीछे की ओर, दोनों प्लानिंग भी और कंट्रोलिंग, एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों ही क्या है, आगे की ओर भी देखना, क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही क्या, बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो पहले प्लानिंग की बात करते हैं, बैकवर्ड कैसे और फॉरवर्ड कैसे। तो देखो प्लानिंग किसके लिए करी जाती है, भविष्य के लिए करी जाती है। किसके लिए करी जाती है, भविष्य के लिए, आगे देखने के लिए। लेकिन उसको गाइड कौन करते हैं, पास्ट एफर्ट्स, पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है ना, तो आगे दोबारा वैसी गलती ना हो, तो पास्ट को ध्यान में रख के, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड समझ में आए, पास्ट को देखना आगे के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग किस चीज को चेक करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, लेकिन किसके बेसिस पर, प्लान्ड परफॉर्मेंस पर।
ठीक है, और कंट्रोलिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भविष्य में ऐसी बात दोबारा ना हो। तो एनालाइजिंग कंट्रोलिंग क्या करता है? एनालाइजिंग पास्ट इवेंट्स बट इंप्रूव द फ्यूचर। इतनी बात क्लियर है? दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे हैं? हाँ जी सर। अब कह रहा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग एंश्योर दैट रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट विद प्लान। तो प्लानिंग तो आपको रास्ता दिखा रहा है, कंट्रोलिंग देखता है क्या जो हमारे रिजल्ट होने वाले हैं वो उसके साथ साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। तो क्या बोला गया इसको इन शॉर्ट वे? प्लान शोज द वे, कंट्रोल हेल्प्स प्रॉपर एक्शन ऑन दैट वे। तो प्लानिंग रास्ता दिखाता है, कंट्रोलिंग उस पर चलना सिखाता है, उसके अनुसार ही सारे काम होते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर जिसको हमने 2 वीडियो के अंदर कवर अप किया है। पिछले वीडियो 16 मिनट का था हमारा और ये वीडियो भी 12-13 मिनट का ही रहने वाला है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में जो भी बातें समझा, मीनिंग से लेकर रिलेशनशिप, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को जरूर दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।